अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक शो। और इस वक्त गहमा गहमी तो अपने उरूज पर है, बल्कि मैं कहूं कि सियासी बाजार लगा हुआ है। जोड़ तोड़, एक दूसरे के साथ मिल बैठना, नेचुरल अलाइंस की बात करना, पहले स्टेज पर सख्त जुमले एक दूसरे के खिलाफ और अब एक दूसरे के साथ सही और अच्छे ताल्लुकात की बातें, आगे बढ़ने की बातें, हुकूमत की बातें। MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाली मुलाकात बड़ी अहम रही। बहुत सारी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए MQM को। और जाहिर है MQM पिछले दौर में जिस तरह से मुख्तलिफ पार्टीज़ या मुख्तलिफ गवर्नमेंट का हिस्सा रही, पहले PTI की गवर्नमेंट का, उसके बाद PDM की गवर्नमेंट का, तो यकीनी तौर पर MQM अब ये तो समझ रही है, MQM पाकिस्तान के उनके लिए कोई तरने वाला नहीं होगा, बल्कि उन्हें खुद से अब एक कदम उठाना पड़ेगा और शायद अपने नेचुरल अलाइंस की तरफ जाना पड़ेगा। मामला जाएंगे कहाँ? बड़ी सीट्स ली हैं MQM ने, 17 के करीब उनकी सीट्स हैं अब तक के लिए, और 92 के करीब आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं। इसी तरह 78, कहीं 78 के करीब, या मैं कहूँ कि 79 भी कहीं कहीं फिगर्स आ रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, 53 से 54 के करीब पीपल्स पार्टी है। लेकिन लंबा टाइम निकल गया है, अभी तक कोई हतमी चीज़ हमारे सामने नहीं आई। अब ये हतमी चीज़ चले सामने आती है तो उस पर कोई बात करेंगे भी और फिर अलग से देखेंगे उस मामले को। लेकिन अभी मामला बड़ा अहम है। इस वक्त काफ़ी सारी खबरें गर्दिश में, और कौन कौन सी खबर है कि जिसको सदाकत के तौर पे लिया भी जाए, और कौन सी ऐसी खबर है जो लॉजिकल देखकर उसे मान लिया जाए। अब इस वक्त जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो तमाम तर PTI सपोर्टेड नहीं है। उसमें एक अलग से तादाद जो है, अगर नेशनल की बात करूँ तो वह 4 से 5 इंडिपेंडेंट जो हैं वो PTI का हिस्सा नहीं है। अब वो नहीं होते तो यकीनी तौर पर 80-85 सीट्स पर जाती है फिर PTI सपोर्टेड इंडिपेंडेंट की एक बड़ी तादाद। इसी तरह पंजाब हुकूमत में भी मामला बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। सिंध में जहाँ पीपल्स पार्टी को अक्सरियत तो हासिल है, लेकिन वहाँ पर MQM भी 25 से 27 सीट के दरमियान क्लेम हो रहा है और वो ले चुकी है। तो MQM के बगैर सिंध में भी हुकूमत तकरीबन बनना मुश्किल दिखाई दे रही है। और विफाक में तो जाहिर है कि MQM इसका हिस्सा रहेगी हमेशा की तरह, और MQM की रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी भी है क्योंकि वो एक बड़ी जमात है और उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों का एक बड़ा धड़ा MQM के साथ खड़ा है। वोट डल गए, मामलात अपने आखिरी मराहिल की तरफ हैं। होने क्या जा रहा है, होगा कैसे, क्या कानूनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं अगर कोई मामला तय नहीं हो पाते हुकूमत साजी के लिए। फिर जो रिज़ल्ट्स रोके गए, अभी काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स रुके भी हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी रोक लिए गए, और बड़े बड़े जो हलके हैं जिसमें बुर्ज उल्टे, वहाँ पर चैलेंजेस हो चुके हैं। अब ये जो चैलेंज हुए हैं, इनके रिज़ल्ट्स आने में और फिर उनके आने के बाद क्या कोई मामला मुख्तलिफ हो जाएगा? कितना मुख्तलिफ हो जाएगा? हम इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। और जो इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद हुकूमत साजी के लिए एक दूसरे के साथ बैठ जाए। एक बड़ी खबर भी है इसमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि पंजाब, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी तादाद में जीत चुकी है, वो उन्हें दे दिया जाए सिर्फ 10 सीटों पर और विफाक ले लें हमसे। लेकिन ये किया क्यों जाए? अब 10 सीटों को अगर दे दिया जाए, ये को पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी परवेज़ इलाही साहब के टाइम पे भी उन्होंने इसी तरह किया और उन्हें मिले भी वज़ारत आला। 10 सीटें और फिर हुकूमत, ये कोई आम सी बात नहीं है, ये बड़ी अहम बात है। क्यों चाह रहे हैं पंजाब लेना जरदारी साहब? अच्छा, विफाक में अब वज़ीर आज़म की दौड़ भी बड़ी अहम हो जाएगी इन नंबर गेम्स में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज ज़रा हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं उनसे इस पर बात भी करेंगे, कुछ पेचीदगियाँ उस पर भी बात करेंगे, कुछ अंदर की खबरें हैं वो भी जानेंगे, किस हद तक सदाकत है जो आप तक पहुँच रही हैं। हमें ज्वाइन कर लिया जी वकास अब्रेज़ साहब ने। माहिर कानून तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ अब तज्ज़ियाकार भी हैं, बहुत बेहतर समझते हैं चीज़ों को। मैं ज़रा सियालकोट की सूरत हाल और ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब के हल्का, उसकी सूरत हाल, इस पर तो वकास अब्रेज़ साहब से बात करूंगा। लेकिन वकास साहब, आज आपसे मुझे जो डिस्कशन करनी है वो एक तो पॉलिटिकल है ही है, पर उसके साथ ये जो क्या कोई कानूनी पेचीदगी भी हो सकती है, इस पर भी हम ज़रा बात कर लेंगे। और फिर तारिक अजीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज़ साहब, आपने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया। और काफ़ी ख़बरें तारिक अजीज़ साहब के पास अंदर की होती हैं। जिस दिन हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो सबसे पहले जो हमें ख़बरें मिल रही थी उसमें एक मेजर रोल तारिक साहब का था, उसी वक्त देते जा रहे थे क्या कुछ हो रहा है, कौन किससे मिल रहा है। और फिर शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। तारिक साहब,
मामलात आप तो जानते ही हैं, खैर बहुत सारी चीज़ें, ये जो खबरें आ रही हैं, पहले मैं इसी से अगर शुरू कर लूँ, फिर हम बात कर लेंगे बाद में नेचुरल अलायंस अननेचुरल अलायंस की। पंजाब मांगने की अब काफ़ी खबर आ रही है, क्यों पीपल्स पार्टी क्यों मांग रही होगी पंजाब? 10 सीटों के बाद पंजाब मांगना बड़ा अहमकाना बात है या कोई बड़ी दानिशमंदाना बात है? देखिए, सियासत में तो अहमकाना बात हम नहीं कह सकते। सियासत में तो मैक्सिमम गेन कैसे किया जा सकता है, और पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी एक्सपर्टीज़ रखती है कि वो मैक्सिमम गेन किस तरह करना है। तो पीपल्स पार्टी की मेरे ख्याल 10 सीटें हो गई हैं। जी। तो काफ लीग भी आपको याद होगा, काफ लीग भी 10 के साथ सीएमशिप उनको मिल गई थी। पीछे 1993 में चले जाएं तो वट्टू साहब ने भी 16-17 एमपी के साथ जो है सीएमशिप की थी, हुकूमत बना ली थी। हुकूमत बना ली थी। सही है। तो ये ब्लैक मेलिंग होती है, मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाता है। इसको वो सियासत, यही चीज़ सियासत है कि आपने मैक्सिमम कैसे गेन करता है। अच्छा, और मेरा दूसरा ये पार्टनर ख्याल का है, होता है कि अगर मैं मैं आपसे ये पूछूं तारिक साहब, क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी रिवाइवल के लिए ये मांग रही है? जी बिल्कुल, यही बात मैं कहने लगा था कि 70 के बाद वो समझती हैं कि 70 के बाद जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पंजाब में नहीं बन सकी। तो 70 में जब भुट्टो साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिली और उन्होंने बड़ी अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट बनाई थी, तब भी उनको पंजाब से ज़्यादा सिंध से ज़्यादा पंजाब में सीटें मिली थी। ठीक हो गया। अब पीपल्स पार्टी चाहती यही है कि उनकी कोशिश यही है कि शायद हम वो वाली पोजीशन पे आ जाएं। वो यकीनन वो पोजीशन नहीं आ सकती। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ बहुत बेनज़ीर भुट्टो ने भी बड़ी कोशिश की, अच्छी सीटें ले लेते थे, लेकिन उस वक्त भी वो सीएमशिप और ये पंजाब में हुक्मरानी नहीं कर सके। तो अब तो पंजाब में इनकी काफ़ी पोजीशन बहुत डाउन, डाउन है, हाँ, 10 सीटों के साथ 10 तो सीटों के साथ तकरीबन है। नामुमकिन ही लेकिन हो पिछले चुके हैं। इलेक्शन से जो 2018 का था, उसकी निस्बत थोड़ा इन्होंने इम्प्रूव किया। पिछले दफ़ा इनकी 7 सीट्स थी, तो अब 10 आ गई हैं। तो 10 के ऊपर सीएमशिप नवाज शरीफ साहब, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये सीएमशिप दें। मुझे तो ये इतला भी है और ये खबर भी है कि उनको मरकज़ छोड़ना पड़ जाए तो वो छोड़ सकते हैं, लेकिन वो पंजाब किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, पंजाब नहीं देंगे। मरकज़ में और बलूचिस्तान में भी कोलिशन हो सके। बलूचिस्तान में जो है लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पीएमएलएन है, वो 11 के तो ऊपर फिर है। वहां भी उन्हें चाहिए होगा पीएमएलएन वो का साथ। वहाँ भी उनको दे देंगे, गवर्नरशिप बलूचिस्तान में दे देंगे, सीएम दे देंगे, सीनियर मिनिस्टर दे देंगे, फेडरल गवर्नमेंट में दे देंगे, लेकिन पंजाब की वो सीएमशिप कभी नहीं मैं छोड़े। तो नहीं। फाइट हुई है जो पंजाब पे। शहजादा जुल्फिकार साहब, ये जो बड़े नेचुरल अलायंस और अननेचुरल अलायंस के बीच की एक लाइन खींच रही है, क्या देख रहे हैं सर? बड़ी बातचीत तो चल रही है एक दूसरे के साथ बैठने की। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिस में मांग कर कोई बड़ा शेप, अगर वो वहाँ कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन भी ले लेते हैं तो क्योंकि तो वहाँ पर एक ब्रेक थ्रू है ना उनके लिए। इस 12 सीटों पर या 8 सीटों पर पहले जो कुछ उन्होंने कहा, अब उन्होंने प्रोग्रेस किया है, तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट में ऐसा शेयर उनके पास आए। मुमकिन है गवर्नरशिप मांग ली कि आप गवर्नर भी हमें दे दें ताकि हमारे एक पंजाब में एक फेस हमारा स्ट्रांग हो जाए। और हम, और ये बात सही है कि मियां साहब किसी सूरत में नहीं देंगे अपना अपना किला। क्या पीपल्स पार्टी अपना किला शेयर करेगी एमपीएम से? क्या वो उसको चीफ मिनिस्टरशिप के लिए ऑफर करेंगे, या कल कोई सिंधी स्पीकिंग शामिल हो जाए एमक्यूएम में और वो कहे कि ये भी सिंधी है, इसको आप बना दें, कुछ कर देंगे? कभी नहीं करेंगे। तो कोई किसी को अपना अपना स्ट्रॉन्ग जो उसका एक बेस है, उसी की वजह से देखिए पीएमएलएन ने जो लड़ाई लड़ी है वो पंजाब से ही लड़ी है ना, पीटीआई के खिलाफ। और पंजाब से ही उसने जो कुछ भी जितना भी उसने आज गेन किया वो अकेली लड़ती रही। अब वफाक में मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ देंगे। वफाक में भी प्रेसिडेंटशिप वो दे सकते हैं, उनको ऑफर कर सकते हैं, गवर्नर सिंध का ऑफर उसको कर सकते हैं, और इसी तरह बलूचिस्तान में एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि वो पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप दे दें या प्राइम मिनिस्टर। ये अलग बात है, खबरें आ रही हैं। पहले मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अब ये एक सोच डेवलप हो रही है कि इस झंझट में पड़ने की मियां साहब को जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ भी तेज आदमी है, वो जाकर कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस भी कर सकता है, भागदौड़ भी कर सकता है। मियां साहब के बस की बात नहीं है कि इतने वीक
कोलिशन में, और इस तरह की कोलिशन, इस तरह के वो लोगों के बर्दाश्त करते रहे। आप खुद देखते रहे कि 16 महीने की हुकूमत में कितने एडवाइजर बना दिए, कितने पॉलिटिकल असिस्टेंट बना दिया टू प्राइम मिनिस्टर, और लोगों को छोटे सबको एक एक पार्टी के जो एक बंदा था उसको भी वो बांटते रहे बांटते रहे। सही अब बात शायद है। इस तरह ना हो, अब इस तरह ना हो। अब चीजें जो है ना मुश्किल होती जा रही हैं। शायद एक रियलाइजेशन है, अगर आपने अभी टीवी पर चल रहा था, अगर आपने इनकी मुस्लिम लीग नून के लोगों की बात सुनी और एमक्यूएम के लोगों की बात सुनी हो लाहौर में मीटिंग के बाद, अभी तक बात जो अंदर हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन बाहर उनका बयानिया देखिए कि बात ये हुई है कि इस रियासत को, पाकिस्तान को किस तरह मजबूत करना है, इसके लिए किस तरह बेहतर फैसले करें और इसको आगे लेना है। वो तो पहली मेरे ख्याल स्पीच, में मियां नवाज शरीफ की पहली स्पीच से भी ये अंदाज़ा हो रहा था कि जब उन्होंने ये कह दिया शहजादा साहब कि लड़ाई नहीं, लड़ाई करने वालों से भी लड़ाई नहीं, तो थोड़ा बेहतर लगा। हम सबको लगा कि यार चले, अब कोई रियलाइजेशन शायद है सब में कि लड़ाई और तसादुम, वैसे ही इस्तेहकाम का मसला पड़ा हुआ है, हमें एक अच्छा स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट के हवाले से सामने चीज़ आई है, उसको कैसे कंटिन्यू करना है। मुआशी चैलेंज बहुत बड़े बड़े हैं, फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है हमारे आगे, इतने बड़े मसाइल का शिकार है इस वक्त पाकिस्तान भी, देखिए इस पूरे खित्ते देखिए में। मैं आपको बताऊं कि मुझे मुझे बिल्कुल गुमान है, बहुत ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मुझे ये एक मेरी वो फीलिंग है कि अब शायद वो चीजें ना हो, लड़ाई और एक दूसरे की लेग पुलिंग। अब शायद अगर आपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का कौम को मुबारकबाद उन्होंने जी दी, बिल्कुल। कौम को मुबारकबाद के बाद देखें बहुत इसमें इसमें बहुत मैसेज है सबके, कौम को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि अब इस मुल्क को की खिदमत करें, डेमोक्रेसी को मजबूत बिल्कुल करें। सही बात है। उन्होंने उन्होंने मईशत की बात की, उन्होंने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मईशत मजबूत होगी, उसको लेकर। तो ये मेरे ख्याल में ये मैसेज सबके लिए है, मुझे मेरे और आपके लिए है कि उन्होंने एक मैसेज कन्वे करना था, कर दिया। चले और ये तो अच्छा अभी शहजादा साहब, मैं ज़रा इस चीज़ SIFC पे भी आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये जो हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है एक थिंकिंग के अंदर, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। वकास साहब क्या कहेंगे जनाब, यार सारी सिचुएशन आपके सामने है। एक तरफ एक बड़ा धड़ा इंडिपेंडेंस का खड़ा है, दूसरी तरफ सिंगल मेजोरिटी पार्टी, वो ठीक कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ, कई लोगों को उससे इख्तलाफ होगा, लेकिन पार्टी तो एक ही है ना जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है, बाकी तो इंडिपेंडेंट है। देखिए जी, जहाँ तक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात की गई, इससे एक कदम पीछे आके बात करें, इस इलेक्शन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आई शायद वो अवाम की मैच्योरिटी थी। आप जिस मर्जी शख्स को वोट कास्ट करें, लेकिन जो राइट टू वोट है वो पाकिस्तान के आइन के अंदर एनुंशिएटेड न्यूमरेटेड जो भी 30 फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर सबसे ज़्यादा भारी है, क्योंकि आप यही वो रास्ता है, यही वो ग्लेड है, रूट है जिससे आप अपने मुंतखब नुमाइंदों को ये इख्तियार या इफ्तिहार देते हैं कि आपकी वो नुमाइंदगी करें इंसाफ के ऐवानों तक। तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो अवाम जो है उन्होंने अपनी मैच्योरिटी का इजहार किया थ्रू दी कास्टिंग देयर वोट्स, और उसके बाद जहाँ तक अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात है, एक ही जमात हमें नजर आ रही है। और इलेक्शन से पहले भी हमें यही लगता था, जिस तरह हम ज़बानी थे हम भी ये कहते थे कि सुनियाँ गलियाँ लोरदियाँ बिच मिर्जा यार फिरे, लेकिन हालात जो है वो यकसर मुख्तलिफ नजर आए। हमें तो बाज़ार ये नजर आता था कि शायद नवाज शरीफ साहब वो हुकूमत बनाएंगे और शायद इनको 125-30 के लगभग सीट्स मिलेंगी, तो एक आध जमात के साथ मिलकर उसको इत्तेहादी बनाएंगे और अलाइनमेंट में वो हुकूमत बनाएंगे वफाक के अंदर भी। और जहाँ तक पंजाब की बात थी, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे कि सादा अक्सरियत होगी। अब हम 2018 के इलेक्शंस की अगर बात करें इस्लाम कंपैरेटिवली, वहाँ पे भी अगर किसी को हुकूमत दी गई थी या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था, लेकिन उन लोगों ने जो अपना एक नैरेटिव था, एक पर्सपेक्टिव था, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जलसे जुलूसों के अंदर ये सारी चीज़ें की। आज दो के उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के लिए इतने मुश्किल और कठिन हालात नहीं थे। आज टीआई के जितने भी हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए थे, बहुत मुश्किल और कठिन हालात थे, नामशाइद हालात थे। उसके बावजूद भी इन लोगों को सीट्स मिली हैं। अब जब हम आगे की तरफ देखते हैं कि इन फ्यूचर ये क्या चीज़ें हो सकती हैं, 2-4 दिनों से हम ये जो चीज़ें देख रहे हैं और उसके बाद अभी जो सिनेरियो बन चुका है, इज़राए तफन्नुन 2-4 मैं लोगों को ये बातें करते सुन रहा हूँ कि आधे दिन के लिए आप प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो जरदारी साहब को दे दें और आधे दिन के लिए आप नवाज शरीफ साहब को दे दें। इतने जो है गंभीर मुश्किल हालात हैं। मैं ये ये समझता हूँ आइडिया कि फ्लोट कर चुके थे तारिक अजीज साहब हमारी एक ट्रांसमिशन में, याद है तारिक साहब आपने कहा था ढाई ढाई तो मैं साल ये वाला। समझता हूँ अरसलान साहब मैं ये समझता हूँ कि अगर अगर हम मुआजना करें नून लीग के मौजूदा हालात का या पॉलिटिकल स्केलेटन का, सर्कमस्टेंसेस का, मेरे ख्याल में
आज नून लीग जिस सूरत हाल का इसको सामना है, वो बिल्कुल इस सूरत हाल का उनको सामना ना करना पड़ता अगर वो 18 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टरशिप ना लेते। अगर आज वो दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप लेते हैं और इत्तेहादियों की पिसाकियों पे खड़े होकर हुकूमत बनाते हैं, जिसमें बारहा इनको इत्तेहादी जो है वो ब्लैकमेल करेंगे, बारहा इनकी लेग पुलिंग करेंगे, इनके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, और शायद ये इतनी तवानाई से, ताकत से भरपूर तरीके से अपने नैरेटिव को, प्रोस्पेक्टिव और एजेंडे को, ये वादे, नारे, दावे जो उन्होंने किए तो उसको इन्फोर्स ना कर सके, तो कल कला ये बात शायद आपकी ठीक है कि सारे ये अखज़ कर रहे हैं कि मुस्तहकम या सिंगल मेजॉरिटी होती तो शायद हुकूमत चल पाती, या फिर ये सारा जो PDM 2 शायद लगे फिर मिलके बनाने में, और फिर वही हो कि आपको कोई फ़ैसला ना करने दे, आप उसमें मजाज ना हो फ़ैसला करने के। तारिक साहब क्या कहते हैं? चलो मैं आपको खबर दे दूं जनाब, बड़ी खबर, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे। ओ खबर, तारिक साहब ने खबर दे दी जी हमारे चैनल और इसी प्रोग्राम में। तारिक साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे। हो गया फैसला सर? जी ऑलमोस्ट हो गया जी, मेरी इतला यही है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे। कोalition होगी, वो PDM का पार्ट 2 होगा कि इन दिस सिचुएशन के PDM हो और बड़ी ज़्यादा जमातें हों तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस पर कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। और वो तो इसका मतलब ये इतलात हमारी दुरुस्त थी कि नवाज शरीफ साहब कहते थे सिंगल मेजॉरिटी नहीं हो रही तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। और दूसरी बात यह कि आप देखें, आपको याद होना चाहिए इलेक्शन के दिन के ऊपर भी अभी 3-4 बजे में ख्याल या 6 बजे था, तो खुर्शीद शाह साहब ने सख्त में गुफ्तगू करते हुए कहा मीडिया से कि हम बिल्कुल इनके साथ बैठने नहीं, इलेक्शन के नेक्स्ट डे की बात है, हम PML के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नहीं होंगे तब हम बैठेंगे। ओह अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दें तारिक साहब, ये तो बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो जाएगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी। शहजादा जुल्फ़िकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, वकास अब्रेज़ भी मौजूद है, तारिक अजीज़ साहब ने भी खबर दी है कि बस इत्तफाक हो गया अब शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर होने पर। अच्छा ये इत्तफाक हुआ तो होगा, लेकिन इसका कोई मॉडल होगा, किस किस तरह से होगा ये भी ज़रा इनसे पूछते हैं। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर भी बात करें। वेलकम बैक जी, वो बड़ी खबर है जी, और अब हम ज़रा इस पर मज़ीद डिस्कशन भी करते हैं। अगर मैं तारिक साहब आपसे पूछूँ इसका मॉडल क्या होगा, चूँकि अगर शहबाज शरीफ को कुछ दे रहे हैं और वजारत उज़्मा दे रहे हैं तो फिर खारजा कहीं और जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। दाखिला भी कोई ना कोई लेने की कोशिश करेगा, फिर पंजाब में क्या होगा, क्योंकि ये तो फिर सारी जगह पे मामला बनेगा। जी बिल्कुल, सबसे अहम मुद्दा जो है प्राइम मिनिस्टर के बाद में स्पीकरशिप का होगा। सही है, स्पीकर भी तो स्पीकर बनना है, डिप्टी स्पीकर बनना है। अच्छा ये तय हो गया, मैं आपको बता दूं कि ये अच्छा भी हो गया इस मुल्क की। मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में ये हालात के ये नीड थी कि तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हैं, तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हैं। अभी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी 1 महीने बाद जी होना बिल्कुल, वो बड़ा अहम हो जाएगा चेयरमैन सेनेट। अच्छा प्रेसिडेंट पाकिस्तान का इलेक्शन भी होना है जो ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होते ही प्रेसिडेंट सही है। प्रेसिडेंट, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सब इत्तफाक ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में मौजूद होंगी। ज़ाहिर PTI या उनके हिमायत याफ्ता लोग तो नहीं होंगे, बाकी तमाम सियासी जमातें MQ में है। अच्छा इससे मैं अखज़ क्या करूं तारिक साहब इस आपकी खबर से कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है, ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है, उसमें FN बट मौजूद हैं किसको क्या देना है। लेकिन ये तय है कि सब लोग जो मुल्क की सिचुएशन है, क्राइसिस है, इकोनॉमी है, ये चीज़ें हैं, इसको निकालने के लिए सबको मिल बैठना होगा। आप देखें नवाज शरीफ साहब की पहली स्पीच आपको याद है, आप उस आप हम इकट्ठे बैठे थे बिल्कुल, कि उनकी जो स्पीच थी तो वो भी यही थी, आए मिलें, मिल के बैठें, मुल्क को क्राइसिस से निकाला है, मेरी किसी से कोई ना नहीं, हमारा किसी कोई झगड़ा नहीं, मैंडेट मान लेता हूं मैं। हाँ मैं सबका मैंडेट का एहतराम करता हूँ, तो आए मिल के बैठें। तो सब ओहदे जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर चेयरमैन सीनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, फॉरेन मिनिस्टर, CM पंजाब, ये सब चीज़ें इत्तफाक ऐसे होंगी। अब किस किस ने कहाँ कहाँ लेना है, हर पार्टी की अपनी पॉलिटिकल दौड़ होती है। मैक्सिमम हर बंदा, मैंने पहले भी कहा कि सियासत इसी का काम है, नाम है कि मैक्सिमम आपने क्या गेन करना है, और दूसरी पार्टी जो है गिव। और कल बिलावल भुट्टो साहब का आपको याद होगा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो ले और दे है उसके ऊपर मुज़ाकरात चल रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात थी वो पेंडिंग हो गई, इसलिए पेंडिंग हो गई। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम अपनी पहले सेंट्रल वर्किंग कमेटी से बैठेंगे, पूछेंगे कि हमने जनाब आपसे कोलिशन में जाना नहीं चाहना, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर एक राय मौजूद ये भी है कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक मौसर धड़ा, एक मौसर आवाज़ जो है वो ये कहती है कि मुस्लिम लीग नून ने हमें कभी स्पेस पंजाब में नहीं देनी, तो हम इनके साथ क्यों बैठे, इनके साथ बैठने से हमें नुकसान होगा। ये मैं बता देता हूँ, ये नदीम अफजल चंद और इस किस्म की सोच के जो लोग हैं उनका ख्याल है इनके साथ बैठने से हमें पंजाब में जो हमारा वोट बैंक
जो बचा खुचा भी है वो भी डैमेज जाएगा। होता है, वो कम होता है। हम इनके अगेंस्ट बैठेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे तो हमारी पार्टी मजबूत होगी। पिछली दफ़ा भी उनका भी यही था कि हमें इनके साथ नहीं बिल बैठना चाहिए, लेकिन अब ये फैसला क्या होता है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको एक और मुस्लिम लीग नून के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक मौसर आवाज़, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मौजूद है कि हमें फेडरल गवर्नमेंट में नहीं बैठना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट बिलावल साहब को दे दें, किसी को दे दें, उनको कहें जिससे कुछ शौक कर लें। हमें पंजाब पे फोकस करना चाहिए, सीएम अपना बनाना चाहिए। और सीएम इस सूरत में अगर फेडरल गवर्नमेंट हमें छोड़नी है, फिर सीएम पंजाब शहबाज शरीफ हों, हम उसको फोकस करें, हम डिलीवर करें। अगले 5 साल के लिए हम अपनी पार्टी को मजबूत करके इलेक्शन तो में मरियम आएं। साहब कहाँ जाएंगी फिर, किस रोल में होंगी तारिक साहब अगर सीएम पंजाब शहबाज शरीफ इसका होते? तो जैसा है आपको पता है, ये चीज़ें मैंने पहले कहा तय हो चुके हैं, लेकिन एक ओपिनियन है कि हमें Opinion अपोजिशन है, में बैठना ठीक। चाहिए, लेकिन वो एक ओपिनियन है। लेकिन नवाज शरीफ का फैसला, हतमी फैसला इस पार्टी में, तो वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट में बैठने का फैसला कर चुके हैं। और शहबाज साहब, मियां नवाज शरीफ साहब इसलिए सर्डर करेंगे कि शहबाज साहब अगर पीएम होंगे तो उनकी बेटी के लिए सीएम की गुंजाइश निकल आएगी। हाँ, एक तरफ घर में भी 2 ओहदे आ जाएंगे ना, फिर एक तो उधर वो एक वैसे इधर। भी देखिए, नवाज शरीफ साहब ने पार्टी तो जो है अपनी बेटी को हैंड ओवर कर दिया। आपने इलेक्शन कैंपेन में जी, देखा हमने होगा, देख लिया। तो वो उन्होंने आखिरी स्पीच उनसे कही। तो अब वो चाहते हैं कि जो इक़्तिदार की सियासत है, पालीन सियासत में भी अपनी बेटी को इन करें, तो वो सीएम शिप से उनको लेने मुझे जाना है। लगता है रेस्ट करने के मूड में। वकास अब्रेद साहब, बड़ी खबर है वैसे। और मुझे ये भी बताएं वकास, एक तो इस पर जाहिर है आप अपना तजिया भी दें, लेकिन ये बताएं ये जो 16 हज़ार वोट मुस्तरद हो रहे हैं शहरी इलाकों में, ये भी बड़ी अजीब बात है। लोग इस पर भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। 16,000 वोट तो नहीं ख़राब हो सकता यार। जहां तक प्राइम मिनिस्टरशिप की बात है, एक्सपेक्ट किया जा रहा था तो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नून लीग की या सादा मिलती या एक आधे इत्तेहादी को साथ में ला लेते जो इनके रूप में आ भी जाते, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मियां नवाज शरीफ साहब ही होते। इसके बाद जहां तक मौजूदा प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस की बात है, इसमें तो यही एंटिसिपेट किया जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, आसिफ अली जरदारी जब इलेक्टोरल कॉलेज बन जाएगा तो वो सदर होंगे। और उसके बाद अभी जो नेगोशिएशन हो रही थी उसके अंदर भी यही चीजें तय पा रही थी कि स्पीकर और डेप्टी स्पीकर और एट द सेम टाइम चेयरमैन सेनेट जो है वो भी जो है, ये दोनों जो आईनी ओहदे हैं ये भी पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दिए जाएं। तो मेरे ख्याल में एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग नून लीग को ये हड्डी निगलनी ही पड़ेगी। इनका पेड़ फाड़े या जो मर्जी करे, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो इनके पास लास्ट सोल्यूशन है वही, अदरवाइज तो वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। अच्छा, जो आपने बात की कि शहरी इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा जो तो 20,000, 15,000, 10,000 जो वोट रिजेक्ट हुए, ये बड़ी हैरानगी और अचंभे की बात थी कि जब सारे फार्मूले जो थे वो काम ना कर सके, तो इसलिए कहा गया कि फार्म 47 जो है वो भी साथ रखें, फार्म 48 भी साथ रखें। जहां तक फार्म 45 की बात है, उसके अंदर भी अगर मुस्तरद वोटों की तादाद एनसीएटी और न्यूमरेटेड है, उसके बावजूद भी बाद में जो वोट जो है वो रिजेक्ट किए गए, तो उस हवाले से जो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करने के लिए पेपर है एविडेंस के तौर पे, वो फार्म 47 भी है, 48 भी है। अच्छा सलान, इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप अपने एंट्रो में कर रहे थे, जो हमारे यहाँ पे शहरी हल्के थे, गुजरांवाला डिवीजन की बात करूंगा स्पेसिफिकली, क्योंकि सियालकोट मेरा नेटिव सिटी भी है, तो यहाँ पे भी शहरी हलकों के अंदर जो थी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कि पीटीआई के हमायत याफ्ता थे, वो बहुत बड़ी जो है स्पीड से ज्यादा वोट ले रहे थे और बहुत ज्यादा थे इस दौर में आगे नजर आ रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे का सारा जो हमने सिनारियो देखा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो पीटीआई के हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे, वो 9 बजे तक या 9:30 बजे तक तो जीते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही रिजल्ट होल्ड कर लिया गया या रोक लिया गया, और इंटरनेट के मसाइल, फिर दीगर मसाइल, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि 3-4-5 घंटे गुजरे हैं एक आध निजी चैनल की तरफ से, दूसरे तो अपोजिट कैंडिडेट से जिसमें नून लीग जो चूंकि इसमें सियालकोट की हद तक और गुजरांवाला की हद तक गुज़िश्ता 2 ठीक है, घंटों के अंदर मैं आपकी बात, अच्छा वकास मैं आपकी बात समझ गया। चूंकि ये आपने बड़ी अच्छी किया कि ये डिटेल भी शेयर कर दी अपने एरिया की, और सियालकोट तो बड़ा अहम रीजन रहा ना ख्वाजा आसिफ की वजह से भी। शहजादा जुल्फ़िकार साहब आप कुछ फरमा रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा आपकी बात भी कंप्लीट हो जाए। मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल ये बात अपनी जगह बिल्कुल वो है कि पहले एक कोलिशन गवर्नमेंट में बिल्कुल तैयार नहीं थे, मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल तैयार नहीं है। और तमाम लोग ये कहते हैं कि आप किसी तरीके से भी इनको मियां शहबाज शरीफ भागदौड़ में तेज हैं, मना लेंगे, नाराजगियां होंगी, तमाम चीजें होंगी, तो वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार होंगे। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल ठीक है, सब गिव एंड टेक ही होगा, चाहे प्रेसिडेंसी का एक वो है और एक आप कह लें कि प्रेसिडेंसी है
चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, गवर्नर्स है, तो वो एक दूसरे के साथ वो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और गवर्नमेंट एक अच्छी बना सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये शायद आप भी इत्तेफाक करते हैं, ये मेरे जो तारिक अजीज साहब जो पैनलिस्ट मोहतरम ये भी ये बात कर रहे थे कि सब मेरे ख्याल में इस वक्त इस पे तवज्जो है कि मुल्क की मईशत को किस तरह बेहतर बनाया जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह लाई जाए, और बिल आखिर ये जो 10-12 लोग मिलके एक गवर्नमेंट करेंगे या जमातें, शहजादा साहब, तो आ जाएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? मैं आखिरी बात कर दूं, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, ये बड़ी जमातों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये होना यही है। दरमियान में भी वो काफी टीवी चैनल्स जो हैं कुछ उड़ा रहे हैं खबरें कि जरदारी साहब डबल गेम खेल रहे हैं, वो उन जो पीटीआई के जो आजाद अरकान कामयाब हुए उनके साथ भी बात कर रहे हैं। ये जी ठीक, आगे वो अच्छा, वो आपका ये कहना है कि वो उनके साथ भी बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सिर्फ थोड़ा बहुत कोई वैसे कोई इत्तेमाम हुज्जत के तहत वो कर रहे हैं, लेकिन बिल आखिर पीटीआई आपका सॉरी नून लीग अलाई हैं पीपल्स पार्टी के, सर नेचुरल अलायंस है ना, ये नेचुरल अलायंस है। पार्लियामेंट से बाहर फेंक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, साथ ही बैठेंगे। ओके, ये नेचुरल अलायंस है, ठीक कहा आपने कि ये नेचुरल अलायंस है, अननेचुरल अलायंस नहीं है। तारिक साहब, कोई अगर लास्ट में आप कोई और ऐसी कोई आम बात बताएं हमें तो मज़ा आ जाए, कुछ जाते जाते हम भी आपसे कुछ और भी कुछ तो मजे का होना चाहिए सर, इतनी बड़ी खबर दे दी आपने इसके बाद और कोई खबर वैसे वाकई आपने प्राइम मिनिस्टर की बड़ी खबर दे दी। चले एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सीएम के लिए ये बात सही है कि अगर चले विफाक ले लेते हैं और फिर जिस तरह चेयरमैन सेनेट की भी बात हो रही है, तो सीएम के लिए मरीम नवाज स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे? जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और मेरे ख्याल है ये पंजाब की हिस्ट्री में जो कई सैकड़ों साल की है हमजा शहबाज सेटिस्फाई इस बात से? नई एक हिस्ट्री बनने जा रही है कि पंजाब की खातून वज़ीर आला होंगी। बाकी आपने कहा हमजा मरियम शहबाज शरीफ, इनकी नवाज शरीफ साहब के सामने कोई हैसियत नहीं है। फैसला नवाज शरीफ साहब को होता है, वो जो फैसला कर लेते हैं उसे शहबाज शरीफ हों, उनकी बेटी हों, भतीजा हो, कोई आगे से अलिफ बे कोई चूँ चाँ की गुंजाइश नहीं होती, उनमें इत्तेहाद है माशाल्लाह, बड़ा एहतराम है। तो इसलिए वो हमजा साहब का वो मैटर नहीं करता, जब मियाँ साहब फैसला कर लेंगे तो दैट्स ऑल। चलें, बहुत अच्छे तारिक अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज मज़ा आ गया, वैसे बड़ी खबर आप दे गए, बहुत शुक्रिया। शहजादा जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया आपका, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब थैंक यू सो मच। और इस वक्त जो खबर आई, मतलब ये मुझे था एक्सपेक्टेड था किसी लिहाज से, चूँकि ये खबर हम तक थी कि शायद मियाँ नवाज़ शरीफ ख़ुद से ये फ़ैसला कर रहे हैं कि नहीं, मुझे अगर सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, और ज़ाहिर है भाग दौड़ और ये सब हम देख भी रहे थे, और पार्टी जैसे तारिक अजीज़ साहब ने कहा कि प्रैक्टिकली तकरीबन हैंड ओवर कर दिया उन्होंने अपनी बेटी के, और हाँ शायद शहबाज शरीफ इसको लेके साथ चले। तो यहाँ पर हम फिर एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएँगे, चूँकि इलेक्शंस और इलेक्शन के बाद की चैलेंजेस, इनमें सिक्योरिटी बड़ा आम मसला है, तो हम ज़रा सिक्योरिटी पर लाजमी बात करेंगे, और पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो पैरामीटर्स या जो इकदाम उठाए गए वो बड़े कारगर साबित हुए। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, जैसे कि मैंने कहा था ज़रा बात करेंगे सिक्योरिटी पर। पुरअमन इनेकाद इलेक्शन का बड़ा शानदार हुआ, और इक्का दुक्का बहुत कम खबरें आई, लेकिन वो तो दुनिया भर में हर जगह होता है, पर इतने बड़े कैनवस पर इतना पुरअमन इलेक्शन जिसका ऑलरेडी वावेला भारत भी कर रहा था, उसको तो खैर मौका चाहिए हर वक्त वावेले का, तो भारत भी वावेला कर रहा था, उस सारे वावेले ठप हो गए, और तमाम जो सिक्योरिटी इदारे, आर्म फोर्स, उन्होंने मिलकर एक कमाल की प्लानिंग के साथ इस इलेक्शन का इनेकाद करवाया, और तमाम तर वोटर्स को ये सुकून रहा कि वो अपना वोट, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल एक पुरअमन माहौल में करें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वक़ार साहब थैंक यू सो मच। वक़ार साहब, 2-3 चीज़ें, एक तो चलें इलेक्शन पर हम बात करेंगे, फिर आने वाले चैलेंजेस हैं। अब जो अपकमिंग गवर्नमेंट है उसके लिए बड़ा चैलेंज एक सिक्योरिटी भी है, चूँकि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या कहते हैं वक़ार साहब, पहले तो इलेक्शन के हवाले से ज़रा बात कर लें, बड़ा पुरअमन इनेकाद हुआ। जी, आई थिंक अगर आप एनवायरनमेंट देखें तो 2023 जो है सिक्योरिटी के हिसाब से टेररिज्म जो है पाकिस्तान में काफी स्टेप अप हुआ। एक्चुअली हमारे दोनों बॉर्डर्स जो है इस वक्त अनस्टेबल हैं। भारत तो हमेशा हॉस्टाइल रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे धमकियां देता रहा डिस्पाइट कि उसको बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया स्विफ्ट रिटॉर्ट पे। वेस्टर्न बॉर्डर में तालिबान के साथ अभी तक आई थिंक वो क्वेश्चन नहीं बनी
कि टेररिज्म कम हो डिस्पाइट ऑल दी। और एक अनफॉर्चुनेट आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग वैसे इवन ईरान के साथ आपने देखा जस्ट बिफोर इलेक्शन मिसाइल एक्सचेंज हो गई, व्हिच इज अ वेरी सीरियस मैटर। लेकिन अल्लाह ने किया, बाद में दोनों स्टेट्स को रियलाइज हुआ कि भाई हैं, वी शुड सेटल इट डाउन। सो ये एनवायरनमेंट थी जिसमें हो रहा था, और उससे पहले एक बयानिया घड़ा गया जी कि ये सिक्योरिटी की वजह से पोस्टपोन किए जाएंगे एंड ऑल दैट। लेकिन डिस्पाइट आई थिंक उसमें इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उस पे फिर जाके 8 तारीख को इलेक्शन हुआ। अच्छा, एक मैं कंपैरेटिव एनालिसिस दे दूं अगर आपको टाइम हो इंडिया का, जी ये जरूर हाउ सर, डू दे होल्ड इलेक्शन प्लीज जी। प्लीज। अच्छा, वहां भी सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न होता है। यू विल बी सरप्राइज, जो यहाँ डिस्कस नहीं होता कि भारत की जो लोकसभा है उसका इलेक्शन भी 5 साल बाद होता है। इसमें इसमें 6 हफ्ते लगते हैं। इट इज नॉट डन इन वन डे। अच्छा, इसमें ये सिर्फ लोकसभा का है। जो उनके स्टेट इलेक्शन है सूबों के, वो पूरे 5 साल में रोटेट होते हैं। लाइक अभी हो सकता है इस साल 6-7 स्टेट्स में हो। अच्छा, मेन रीजन इज कि ना तो इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की, ना सिक्योरिटी की कैपेसिटी है कि वो ये एक्साइज कर चुके। अच्छा, लोग कहेंगे जी भारत तो बहुत बड़ा है, तो आई वुड से ओके लेट्स से वो 6 टाइम्स बड़ा है, तो फिर एक हफ्ता तो दे ना पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान आर्मी को इलेक्शन कराने के लिए। होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त। इलेक्शन इन वन ये डे आपने वैसे बड़ी अच्छी इसमें पॉइंट उठाया वकार साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चूँकि कई इलाके भारत के ऐसे हैं, या मैं कहूँ कि 16 ऐसी बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ पर इलेक्शन करवाने में वो गवर्नमेंट वैसे ही नाकाम रहती है, क्योंकि वो अलहदगी की तरीके चल रहे हैं, वो तो तंग आए हुए हैं वहाँ की सरकार से। जी एग्जैक्टली। और हर अभी लोकसभा में आप देखें 2-3 स्टेट्स आउट हो जाएंगे। लाइक मणिपुर में नहीं होगा, ऑक्युपाइड कश्मीर को हम तो नहीं मानते उनकी स्टेट है, वहां नहीं होगा। और कहीं और जरा शुरू है तो बेसिकली होल्ड नहीं करते। सो ये है एक ऐसी फौज और उनकी सिक्योरिटी जहाँ पे 80 अरब डॉलर का बजट है। ये सिर्फ मैं कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहा हूँ। अच्छा, अनाउंसमेंट जो है रिजल्ट्स की, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मीडिया जिस यहाँ पे चलता है जैसे रनिंग कमेंट्री होती है, सेकंड बाय सेकंड कर जाए। इलेक्शन कमीशन हैज टू अनाउंस। आप ट्रेंड्स दे सकते हैं नहीं कि शायद ये हुआ होगा, एक डेट होगी, पूरा 1.5 महीना ये सब्र से बैठे रहते हैं। अभी आप देखिएगा, अभी तक उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि अप्रैल में होने हैं या मई में होने। ये भी आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू है। इलेक्शन कमीशन जो है ये डेट देगा, सो जी। दे गो वेरी स्मूथ। और तो ये है कंपैरेटिव एनालिसिस रीजन में। अभी अच्छा आ जाए लेकिन जो एनवायरनमेंट। हाँ, जी जी। हमने बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में इलेक्शन को देखा है इस बार, बहुत अच्छे। और वही है, इसमें जो डिसइंफॉर्मेशन थी एक तो वो रिबट हुई। और फिर देखिए हमारी कमिटमेंट भी है, दोनों बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड है फोर्सेज, टेररिज्म के साथ लड़ाई भी हो रही है। और इवन इलेक्शन डे पे भी कुछ आते हुई हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, पुलिस की, और वो जिक्र भी नहीं किया क्योंकि उस दिन हो रहा था ताकि ये एक्साइज हो जाए। फिर काउंटिंग आ जाती है, मतलब अगर 5.5 करोड़ वोट पड़ा है तो ऑलमोस्ट 48%, तो उसको काउंट करने में फिर कंपाइल वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। 2018 में भी यही था, आई थिंक इट टुक 48 आवर्स। और इस दफा चूंकि वोटर आप कह रहे तादाद बढ़ गई थी, यंग वोटर भी था, उसमें ज्यादा टाइम लगता। आई थिंक थोड़ा सा हमें पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही होता है, जब बड़े मुल्कों में इलेक्शन होते हैं तो उसमें टाइम लगता है, फिर ठीक है। उसकी अच्छा ब्रिगेडियर वेरिफिकेशन है। साहब, चूंकि मैं चाहूँगा वक्त थोड़ा सा कम होगा तो हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर लें। सर, आने वाली गवर्नमेंट, उसका बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी को लेकर क्या होगा? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने ही है। जिसमें एक तो मैंने जिस तरह बताया कि दोनों बॉर्डर्स इस वक्त आप कह लें होस्टाइल तो नहीं है, लेकिन उन पे टेंशन है भारत के साथ। आप मतलब मौके की तलाश में अभी भी, जब ईरान वाला हुआ तो बड़ी वहां पे खुशियां मनाएंगी कि हम भी इस तरह कर सकते हैं। ये कांस्टेंट थ्रेट है वेस्टर्न बॉर्डर पे। डिस्पाइट के 2024 डिक्लेयर किया है इंशाल्लाह मिलिट्री ने, आर्मी ने, कि ये आखिरी साल है, उसको जड़ से उखाड़ा जाएगा। एक बड़ी फाइट होनी है और कुछ चीजें जो है ऑलरेडी आई थिंक आपने देखी हैं। तो इसमें सिक्योरिटी थ्रेट तो रहेगा। उसमें एक और चीज है कि अगर सोशल मीडिया को वेपनाइज किया जाता है और प्रोटेस्ट की आड़ में अगर आप फर्दर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं तो वो एक और फैक्टर बन जाता है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान को के नॉट कैसे देख अफोर्ड। रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? सॉरी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान अब ताल्लुकात इस नहज पे जहाँ पे हम अब खड़े हैं। जिसमें आई थिंक अफगानिस्तान को बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट किया कि बिकॉज टेररिज्म एज अ लीवरेज ये ट्रेडिशनली इस्तेमाल किया अफगानिस्तान ने पिछले 30 साल, शायद इससे भी ज्यादा। और वो समझते हैं कि इसी लीवर को इस्तेमाल करके या में भी कि जी हम अलाई कर लेंगे अपने आप को आपके अगेंस्ट जो पावर्स हैं उनके साथ, तो वो चला नहीं। क्योंकि अभी एक डिसीजन है कि इस पे हमने करना है, उनको सबूत भी दे दिए गए। और अफगानिस्तान से कॉर्नर्ड है अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, गुर्बत है, अभी जो रिपेट्रिएशन को संभाला नहीं जा रहा। तो आई एम श्योर अफगान गवर्नमेंट जो है, जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की आने वाली गवर्नमेंट इस चीज को देखेगी। और अगर तो म्यूचुअली आई थिंक एग्री टर्म्स पे सेटल हो जाए, पाकिस्तान पास 6-7 बड़े लीवर हैं। ट्रांजिट ट्रेड है, आपके अफगान यहाँ पे रिफ्यूजीज हैं,
जो इलीगल इमिग्रेंट्स के जाने के बावजूद दे बी लाइक 30 लाख तो फिर भी इधर ही होंगे। फिर अच्छा ब्रिगेडियर साहब, 3 क्या लाख। हमें नेशनल एक्शन प्लान की मुसलसल ज़रूरत है आने वाले डेज में भी? जी, आई एम श्योर, बिकॉज इसमें इट्स नॉट ओनली अफगानिस्तान वाला जो थ्रेट है टेररिज्म का, बट आल्सो इंटरनली भी हो सकती हैं चीजें। हम्म, तो एक तो आपने टेम्पर्स को आई थिंक वो करना है, इसके बाद साफ ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट्स बनेगी, चाहे केपी की है, सिंध में है, फेडरल है, बलूचिस्तान में है, इलेक्शन हो गए, मैंडेट मिल गया। अभी बड़ा चैलेंज है कि आपने डिलीवर करना है। आवाम जो 6 महीने में आपको यू विल बिकम आई वुड से हाईली अनपॉपुलर अगर आप डिलीवर नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा लीडरशिप पे। इकोनॉमिक प्रेशर भी आपने आईएमएफ से डील करना, बजट आ रहा है, 3-4 महीने में आपने बजट देना है, तो इतना ये कोई फूलों की सेज नहीं है। आई वुड से कि इट्स अ बेड ऑफ थॉर्न्स, और इसके ऊपर आपने ऑपरेट करना है। सिक्योरिटी को इंशाल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी लेट्स से मेंटेन। और बाकी अभी सियासतदान और लीडर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ के कौन आता है, ये कहना बड़ा आसान है। पाकिस्तान की जो चैलेंजेस है, तो बहुत बड़ा काम होगा कि अवाम को आप रिलीफ कैसे देते हैं, गवर्नेंस कैसे ठीक करते हैं, और सिस्टम को कैसे चलाते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हम अगर देखें हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ में बड़ा हिस्सा है हमारा, इस तरफ बड़े कम ममालिक का रुझान था। अब हमारी इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है, तो ब्लू इकॉनमी और ब्लू इकॉनमी से जो एक बेहतरीन किस्म का इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट होता है, उस पर कितना फोकस होना चाहिए आने वाली गवर्नमेंट का भी? ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस तो कर ही रही हैं, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट का काम है ये। जी, एग्जैक्टली। इसमें एक तो सीपेक की जो एक्सटेंशन है, इसमें ग्वादर है, और एक एम भी था कि एक तो वी बिकम अ कंड्यूट ऑफ एनर्जी, ट्रेड, कॉमर्स, इवन जो इंटरनेट की सर्विसेज है, ये बहुत बड़ा जोन है। और इसमें चाइना की फैसिलिटी बायलैटरल है। फिर आया था कि आपका जो मैरीटाइम ट्रेड को कैसे यूज करते हैं। आपको पता है अभी रेड सी और गल्फ में एक खासी टेंशन है, और देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। सो पाकिस्तान इज एन अल्टरनेट बेस फॉर लेट्स से कॉमर्स एंड ट्रेड। ये इमर्ज करता है ऑटोमेटिकली, लाइक वादर जो है, अगर खुदा ना खास्ता ब्लॉकेट, तो ये एक स्टेजिंग एरिया बन सकता है। इन एनी वेज पाकिस्तान को भी अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को देखना है। गुड थिंग इज कि आपकी एनर्जी जो है वो नजदीक से आती है, ज्यादा दूर से नहीं आती। बट अल्टीमेटली आपका जो चाइना के साथ ट्रेड है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ है, यूरोप के साथ है, वो अल्टीमेटली मैरीटाइम ट्रेड से ही होता है। तो इसी तरह पाकिस्तान कैन ऑफर टू सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान के साथ तो हमारा ऑलरेडी है। चाइना एंड इवन रशिया, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, उसमें हम अपना हिस्सा उनको दे सकते हैं। तो इट कैन बिकम अ ह्यूज सक्सेस जो है मैरीटाइम ट्रेड जो। अच्छा सर, कोई नए डायमेंशंस देख रहे हैं? अगर मैं रशिया की बात करूं, कोई सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में कुछ मजीद बड़ी तब्दीली चाहिए? जी, इसमें आई थिंक जो यूरेशिया का कॉन्सेप्ट है, जिसको चाइना इकोनॉमिकली और रशिया मिलिटरली ड्राइव कर रहा है, और भी आपने देखा ब्रिक्स की एक्सपेंशन है, और इस साल के एंड पे पाकिस्तान ने ऑलरेडी एप्लीकेशन दी हुई है। अगर इंडिया रेजिस्ट नहीं करता तो पाकिस्तान जो है ब्रिक्स में इंशाल्लाह शामिल हो जाएगा, और रशिया में ही होना है। रशिया इज द प्रेसिडेंट। तो एक तो ये है कि जो लेट्स से नॉन वेस्टर्न ब्लॉक है, उसमें इकोनॉमिकली आप इंटीग्रेट हो जाते हैं, और इसका बड़ा फायदा है। बिकॉज जो पोटेंशियल है इस जोन का, साउथ सेंट्रल एशिया का और यूरेशिया का, तो वो इट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। और उसमें यू हैव इंपॉर्टेंट प्लेस, बिकॉज ज्योग्राफिकली आप कनेक्टेड है। मतलब आप ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ से टर्की जा सकते हैं, आप रशिया जा सकते हैं बाय रोड, चाइना जा सकते हैं। और इसी तरह अगर ईस्ट वेस्ट, अगर भारत बिहेव करता है और एक अच्छी डेवलपमेंट होती है, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चाहे ईरान से है, चाहे अफगानिस्तान से है, इसी तरीके से पाइपलाइन है, तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और अगर वेस्ट इस तरीके से, जिस अभी गोल्डन रिंग की भी बात हो रही है, इसमें पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, तो ये भी आई थिंक एक इमर्जिंग आई वुड से ब्लॉक है। डिस्पाइट के हम ब्लॉक पॉलिटिक्स ठीक, नहीं, लेकिन आपने मल्टी अलायंस है ना जी। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।